साथ सुंदरम म्यूचुअल के एमडी और सीईओ सुनील सुब्रमण्यम सर जुड़ते हुए। सुनील सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इधर ये साल मजा नहीं आ रहा है 2023। ये पिछले 7 साल से बढ़िया आउट परफॉर्मेंस इंडियन इक्विटीज का। इस बार वो आउट परफॉर्मेंस दूर की बात, हम अपना ही डीकपल हो के अलग अलग रीजंस हो, कुछ भी हो, ये बड़ी हाँ। वॉलेटिलिटी, मूड थोड़ा सा खराब सा है। 1.5 महीना निकल गया है, ये साल ऐसे ही जाने वाला है क्या? नहीं 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 नहीं, ये शायद साल ऑफ टू हाफ्स होगा। फर्स्ट हाफ के लिए प्रॉब्ली ऐसी वॉलिटिलिटी जारी रहेगी, सेकंड हाफ में मैं स्ट्रांग बाउंस बैक देखता हूँ। और सेकेंड हाफ में स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक के पीछे रीजन क्या? यूएस की तरफ से क्लैरिटी आ जाएगी, रिसेशन या नो रिसेशन वाली? वो एक बात है। सेकंड, मैं समझता हूँ कि ये तेल का दाम भी आर्टिफिशियली इस लेवल पे रखा गया है बिकॉज ये विंटर का टाइम है। और वो प्राइस कैप का गलत तरीके से आउटकम आ गया। वो प्राइस कैप से और तेल का दाम गिराने चाहते थे अमेरिका, बट एक्चुअली देखिए कि फ्लोस जो है, ऑयल के फ्लोस रशिया ने कैप कर दिया टू दोस हु एक्सेप्ट द कैप। तो ऑटोमेटिकली सऊदी से जो डिमांड आ गया तो तेल का दाम गिर नहीं रहा था। इंडियन इक्विटी के फ्लोस जो एफआईएस करते हैं ज्यादातर तेल के दाम के आउटलुक के ऊपर करते हैं। तो ये विंटर और ये जो प्राइस एक्शन जो बाइडेन जी ने किया उसके कारण तेल अभी गिर नहीं रहा था। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि उतना फै का पैसा नहीं आ रहा है। और ये क्लैरिटी आएगी शायद मार्च अप्रैल से, जबकि आपको समर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली तेल का डिमांड कम होगा। और यूएस की जो आपने कहा ना कि अगर रिसेशन, अभी लेटेस्ट डेटा बता रही है कि रिसेशन उतना डीप नहीं होगा। वो जो भी है, एक स्लोडाउन के वक्त में आपको तेल का दाम गिरते हुए दिख रहा है मेरे को, और वो एक ट्रिगर होगा एफआईएस की वापसी। और अगर आप कोविड के बाद की जो बात करें कि कितना पैसा कोविड के बाद आया, फिर तेल के दाम की हाइक के टाइम में बाहर गया, मैं समझता हूँ अभी भी 2 लाख करोड़ एफआईआई का पैसा जो इंडिया में था पोस्ट कोविड फेज में, वो अभी आने को बाकी है। तो ये मेरे को धीरे धीरे तेल की दाम की कटौती के साथ सेकेंड हाफ में आते हुए दिखता है। और उसके साथ ही हमारी जो, मैं समझता हूँ कि समर में कंजम्पशन की स्ट्रांग ग्रोथ होगी तो इंडियन आउटलुक भी स्टैंड आउट करेगा। तो मेरे लिए ये ईयर ऑफ टू हाफ्स होगा। फर्स्ट हाफ के लिए ये वॉलेटिलिटी जारी रहेगी, पर सेकेंड हाफ में जरूर मैं एफआईएस की वापसी देख रहा हूँ और मार्केट की भी स्ट्रांग बाउंस बैक तो देख जो रहा हूँ। तगड़ी सेलिंग थी लास्ट ईयर की 3.25 लाख करोड़ रुपए की, उस गड्ढे को भरना बचा रह गया है। तो हो सकता है एफआईएस की अच्छी खासी बाइंग डिप्लॉयमेंट वापस चैनलाइज हो इंडियन इक्विटीज में। जब सुनील साहब आप कह रहे हो ईयर ऑफ टू हाफ्स, तो हम्म। पहला हाफ वॉलेटिलिटी का जिससे हम जूझ रहे हैं और सेकेंड हाफ में रिकवरी का फेज, तो ऐसे करेक्ट। में मतलब मानो ये समय होगा शायद डिप्लॉयमेंट का और सेकेंड हाफ उसका फायदा उठाने का, ऐसे प्ले करूं? बिल्कुल, आपने सही कहा। बिल्कुल। अगर आपको बहुत डर है तो स्टैगर्ड डिप्लॉयमेंट कीजिए, क्योंकि 3-4 महीने के ऊपर आप धीरे धीरे भी खरीदारी कर सकते हैं और सेकेंड हाफ में आप उसका फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि आपने यूएस यूएस के दरें वरें उसकी बात छेड़ी, रिसेशन के फियर्स की। इस हम्म। समय जो माहौल या डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, फेड हम्म। अब डिस और दिख भी रहा है, डिसइंफ्लेशन कीवर्ड बना, उसके हम्म। सामने बहुत स्ट्रांग जॉब्स रिपोर्ट, ये दोनों का करेक्ट। इस तरह का इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम लोग शायद हो सकता है एक माइल्ड रिसेशन, एक सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ ही जा रहे हैं। ब्यूटीफुली फेड ने कंट्रोल कर लिया, ऐसा मान लो क्या लग रहा है इस समय हाँ, बैठा हुआ देखने को? अब तक ऐसा लग रहा है। मार्केट का इतना भरोसा नहीं था फेड के एक्शंस के ऊपर हाँ। ये याद रखने की जरूरत है। मगर अब जैसे दिख रहा है कि एक तरफ देखिए उधर जॉब्स रिपोर्ट स्ट्रांग हो रही है मगर इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है, तो ये स्वीट स्पॉट है उनके लिए। और मैं मानता हूं कि अगर रिसेशन का फियर उतना डीप नहीं आए और एक स्लो रिसेशन या कहते हैं सॉफ्ट रिसेशन से वापस आ गए, तो इंडिया में भी जो एक डीकपलिंग की बात हो रही थी कि एक बार हमारी एक्सपोर्ट्स पे थोड़ा दबाव आ सकती थी एक हार्ड रिसेशन में। पर अब पीएलआई का जो प्रोग्राम हमने जारी किया है, शुरू किया है, तो डिमांड अगर यूएस से जारी रहा एक सॉफ्ट रिसेशन में तो इंडिया के लिए फायदा होगा। हमारी एक्सपोर्ट स्ट्रांग ग्रो हो सकती है, ये पीएलआई के फैक्ट्रीज जैसे ही आ जाते हैं और नो आगे बढ़ते हैं, तो मेरे लिए इकोनॉमिकली ये पॉजिटिव ट्रिगर होगी, एक्सपोर्ट्स का जो बूस्ट मिल सकता है। तो मेरे लिए दोनों तरफ की खबर ना देखिए, अगर रिसेशन और अगले महीने की डेटा सब मुझे रिवर्स में आ गई कि रिसेशन और भारी होने वाला है, फिर भी समझता हूं कि फ्लोस के लिए इंडिया का ग्रोथ में उतना असर नहीं पड़ने वाला है। तो मेरे लिए ये सेकेंड हाफ की जो बात मैं कर रहा था, इट इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट कि यूएस की क्या खबर आती है। क्यों मेरे को तेल का दाम के ऊपर फोकस है और मेरे को
लग रहा है कि डेफिनेटली तेल का दाम 70 के लेवल पर स्टेबलाइज होगा तो इंडिया के लिए भरपूर फायदा होगा। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि अगर स्लो रिसेशन सॉफ्ट रिसेशन आ गया तो इंडिया की एक्सपोर्ट्स के लिए और ग्रोथ के लिए और एक सपोर्ट मिल सकता है। हमारे आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है उसमें आप थोड़ा चाल देख सकते हैं। ओके अच्छा सुनील जी, अभी तक आपने बात की आशीष के प्रश्नों के एवज में यूएस मार्केट्स को लेकर, एक्सपोर्ट्स को लेकर। अब हमारी भी आरबीआई पॉलिसी है, यहाँ पे जो हमारी इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्ट्री है, या फिर आप जो बात करें ना, आई मीन क्रूड विच लुक लाइक अगर आप देखें 70 की रेंज में स्टेब्लिश हो जाए, और आपने 2 हाफ्स की बात भी करी, तो क्या ऐसे में इस फर्स्ट हाफ में मोर और लेस हमारा जो ये पूरा रेट हाइक का प्रोसेस है वो टॉप आउट हो जाएगा, आपको लगता है क्या? और ऐसे में इस फर्स्ट हाफ में अगर बाइंग रेट सेंसिटिव्स में करनी चाहिए, बैंक्स में करनी चाहिए, रियल स्टेट में करनी चाहिए, ऑटो में करनी चाहिए, तो उसको आप कैसे अप्रोच करेंगे? नहीं, आपने बहुत बढ़िया बात कही। एग्जैक्टली जो मैं कहने वाला था यही, यानी कि अगर यूएस में अभी 5.1 की टॉप आउट की बात कर रहे हैं तो आरबीआई के लिए शायद बस एक राइट हैक और करना पड़ेगा। कि याद रखिए कि इंडिया का इन्फ्लेशन इतना भयंकर नहीं है कि उसको रेट हैक करने की जरूरत पड़े इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए। हमारी रेट हाइक होती थी, अगर यूएस बहुत जबरदस्त रेट हाइक कर रहा है तो पैरिटी मेंटेन कर लिए, नहीं तो करेंसी के ऊपर ज्यादा दबाव आ जाएगा। तो अगर यूएस में टॉप आउट दिख रहा है 5.1 तो आरबीआई के लिए भी वो टॉप आउट रहेगा। एक रेट हाइक कल की शायद पॉलिसी में आएगी 25 या 35 बेसिस पॉइंट्स की, उसके बाद डाउन टाउन। और ये बहुत सही वक्त रहेगा रेट सेंसिटिव जैसे ऑटो, बैंकिंग, रियल एस्टेट को खरीदने के लिए, क्योंकि एक डिक्लाइनिंग जो रेट सिनेरियो आएगी वो बैंक्स के लिए भरपूर फायदा होगा। और ईएमआईस भी अगर बहुत ज्यादा बढ़ेंगे नहीं तो ऑटो ऐसे सेक्टर्स ईएमआई वहां पे दब के रहेगा, तो डिमांड के लिए अच्छी बात होगी। तो आपने बहुत बिल्कुल सही पकड़ा कि ये वक्त है आपको रेट सेंसिटिव्स को एक्यूमुलेट करने का। ओके, फर्स्ट हाफ रेट सेंसिटिव्स को एक्यूमुलेट करने का। अच्छा, एक और चीज़ सर रखिए, आई मीन जो लास्ट बजट स्पीच में 7.5 लाख करोड़ रुपए की कैपेक्स की फिगर थी वो 10 लाख पहुंच गई है, 10 लाख करोड़ रुपए। और सही मायने में कैपिटल गुड्स इस पूरे CY 22 में सिंक नहीं हुए, मतलब कभी भी एक साथ 5-7% गिरावट नहीं आई, और ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ऑल स्टॉक्स, कमिंस, सिमेंस, ABB, L&T ऑल टाइम हाई पर है। अब यहाँ से क्या अप्रोच रखें? आई मीन कितना और अपसाइड बाकी है इन स्टॉक्स में? अभी कमिटेड रहे यहाँ पर? कमिटेड रहे, क्योंकि देखिए ये सब सिक्लिकल सेक्टर्स होते हैं, और जो वी शेप होता है तो उम्मीद से ज्यादा डेफिनेटली उनकी, क्योंकि एक दो बात आती है साइक्लिकल सेक्टर्स जो आपने बताया उसमें, एक होती है बेस इफेक्ट, क्योंकि पिछले साल इतना खराब था तो वाई ग्रोथ आपको 30-40% भी आपकी अर्निंग्स बढ़ सकती है, क्योंकि बेस इतना लो था। तो ये मार्केट कभी एक्सपेक्ट नहीं करती है कि इतना 30-40 को डिस्काउंट करे, तो मार्केट थोड़ी सोबर लेवल पे 25% ऐसे डिस्काउंट करती है और एक्चुअल अर्निंग्स आके सरप्राइज करती है, नंबर 1। नंबर 2, इनकी वैल्यूएशन बढ़ती है ऑर्डर बुक के जरिए, नॉट नेसेसरली ऑन अर्निंग्स। सो जैसे ऑर्डर बुक दिखता है तो मार्केट उसको अर्ली डिस्काउंट कर लेती है। तो मेरे ख्याल में 3 फैक्टर्स है। गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी चल रही है, आपने बताया। सेकंड बात यह है कि पीएलआई वाली कैपेक्स भी इस साल 1.5 साल में आपको वो फैक्ट्री लगेंगे, तो उसकी भी एक डिमांड आएगी कैपिटल गुड्स के लिए। और तीसरी, प्राइवेट सेक्टर का भी अब रिवाइवल देख रहे हैं, क्योंकि अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो हमारे लॉन्ग टर्म 72% को पार कर चुकी है, 76 पे है, और बहुत से ऐसे सेक्टर जहां पे 85-90 को छू रही है। तो मैं अनाउंसमेंट्स प्राइवेट सेक्टर से भी कैपेक्स अब बहुत बढ़िया देख रहा हूं। तो इसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट होगा ओवरऑल इन द कैपिटल गुड्स स्पेस, उसका हम मायना नहीं रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो वैल्यूएशन है वो एक एंटिसिपेटरी वैल्यूएशन है, फिर भी एक, मैं कहूंगा एक मॉडरेशन है, क्योंकि मार्केट पिछली 10 साल में देखिए तो बहुत बार इंफ्रास्ट्रक्चर में बर्न्ड चाइल्ड डेड्स द फायर कहते हैं ना, तो बहुत ये क्या कहते उसका जल गया है हाथ हर बार एक्सपेक्ट करके। तो इस बार थोड़ी उम्मीद को कम रख रहे हैं, क्योंकि पिछले इफेक्ट का दीर्घ है। बट मेरे ख्याल में ये वाला साइकिल जो है 2003 to 8 जो कैपेक्स का बूम आया था वो रिपीट होने वाला है, क्योंकि 3 फोर्सेस इसको साथ में उसको धक्का दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो मेरे ख्याल में इसमें टिके रहना चाहिए और धीरे धीरे कंटिन्यू टू एक्यूमुलेट दिस कैपिटल गुड स्टॉक्स, वही मेरी सलाह होगी। ये है सलाह कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस को लेकर। अच्छा, देश के लीडिंग म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ साहब बैठे हों तो एक पर्टिनेंट इश्यू, सर आप समझ ही गए होंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ। अदानी ग्रुप में सुंदरम म्यूचुअल का एक्सपोजर, देश का वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्रियल ग्रुप है, आई एम श्योर कुछ ना कुछ एक्सपोजर हुआ होगा। मैं आप लोग की साइकी समझना चाहता था, आपने क्या करा?
आर यू होल्डिंग ऑन टू जो भी आपका एक्सपोजर था वहां पर, जस का तस बना हुआ है? बी, थोड़ा सा बाजार ज्यादा डर गया था क्या कि सिस्टमिक, ये सिस्टमिक रिस्क तो वैसे भी नहीं थी, ऐसा मानूं क्या? आपकी रीडिंग क्या है सर इस पूरे ये ओके, मैं कह दूंगा कि डिस्क्लोजर के तौर पर स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल ठीक। मगर ओवरऑल डेट में हमारा जीरो एक्सपोजर था। और इक्विटीज में हमने जिन कंपनियों के पास प्रॉब्ली इंडस्ट्री में हमारा लोएस्ट एक्सपोजर था ग्रुप के ऊपर इक्विटीज में, मगर वो भी हमने ऑपरेटिंग कैश फ्लोस वाली कंपनी जो बिफोर ये ग्रुप के शामिल हुए तब से हमने रखा था, तो उसको हम रख रहे थे। तो उस हिसाब से मेरी जो रिएक्शन है इस होल हादसे के ऊपर कि ये ओवरडन रिएक्शन था, क्योंकि समझिए कि स्पेसिफिक टू द ग्रुप बाय एंड लार्ज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक्सपोजर बहुत कम था, क्योंकि एक क्लैरिटी नहीं था कि सोर्सेस ऑफ फंडिंग कैसे है, कैसे ग्रो कर रहे हैं, बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपने म्यूचुअल फंड एक्सपोजर देखा को इंडेक्स से कम ही रख रहे थे, अंडरवेट थे सबके सब म्यूचुअल फंड। मगर आप देखें तो जो रिएक्शन और करेक्शन हुआ, जो न्यूज रिपोर्ट आई उसके कारण, वो कुछ और सेक्टर जैसे बैंकिंग, पीएसयू बैंक्स में बहुत भारी नुकसान हुआ उधर, मगर ये ओवरडन था क्योंकि एक्सपोजर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम टू द ग्रुप बहुत कम है, नॉट इवन 1% ऑफ द इंक्रीमेंटल लेंडिंग बुक। और वहां पे भी जो लेंडिंग हुआ है वो ज्यादातर कंपनी की कैश फ्लोज के बेसिस पे ऊपर, ये जो शेयर बेस्ड फाइनेंसिंग ये सब बहुत कम था। तो मेरे ख्याल में जो रिएक्शन हुआ था उस रिपोर्ट के जरिए वो डेफिनेटली ओवर रिएक्शन था, और जो करेक्शन आया बैंकिंग स्पेस में वो बहुत बढ़िया मौका था बैंकिंग को अक्यूमुलेट करने का। और मैं समझता हूं कि कोई सिस्टमिक रिस्क कोई नहीं है इसमें, और ये नेचुरली ग्रुप के संबंधित शेयरों में जो असर आएगी उसका हम कह सकते नहीं कि कब वापस आएगा, क्या होगा सिचुएशन, वो आने वाले दिन ही बताएंगे। बट ओवरऑल जो रिलेटेड सेक्टर्स के ऊपर दबाव आया है वो मैं समझूंगा मार्केट की ओवर रिएक्शन है, एक डर के मारे। और यहाँ पे अगर हम फोकस रखते हैं कि इनकी ओवरऑल गुड क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो और ग्रोथ, जो बैंकिंग के लिए आज माहौल बहुत बढ़िया है। और ये अफसोस की बात है कि इस क्वार्टर की अर्निंग्स बैंक्स की बहुत बढ़िया निकली। जब अर्निंग्स अच्छी निकली है और प्राइस गिर रही है, इससे और अच्छा मौका आपको कहां मिल सकता है अक्यूमुलेट करने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये जो हादसा हुआ ये अच्छा मौका है, जो स्टॉक्स अननेसेसरली रिएक्ट हो गए इस पे उसको अक्यूमुलेट करने का। तो इसमें मैं कहूंगा भी फायदे भी है कि जो वैल्यूएशन का डर था बाकी के सेक्टर में वो थोड़ा कूल डाउन हो गया। तो मेरे लिए ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन चुकी थी। चलिए सुनील सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से सब कुछ समझाने के लिए। अच्छा, जरा इंटरग्लोब एविएशन का चार्ट स्क्रीन पे रखिएगा। सचिन, आपने कोई पायलट लाइसेंस ले लिया है क्या? ये ब्यूटीफुल सी लैंडिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं। अरे कुछ ही देर पहले